बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी अहम खबरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि मैसेज दे दिया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। जो ये प्लानिंग की जा रही थी या जो मामलात वगैरह चल रहे थे कि इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर होंगे और अकेला मैदान दे दिया जाएगा नून लीग को, उनके मैदान में कोई नहीं होगा और वो अकेले जीत जाएंगे इलेक्शंस, लोगों को बददिल शायद कर दिया जाएगा। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं अचानक से ये क्या हुआ है और दो बल्कि ये पैगामात दिए गए हैं कि खान साहब तो इलेक्शन में होंगे। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बड़ी एक अहम जो मंजूरी है वो दे दी गई है। छुट्टी वाले रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हंगामी जो हुक्म है वो सामने आया है। एक अहम और एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस सारी सूरत हाल पर, बल्कि मरीम नवाज़ जो हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कैसे खुश होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान जो हैं, जिन्होंने कल जलसा भी किया है खानेवाल में, वो सारी की सारी सिचुएशन में ना सिर्फ खुद कंफ्यूज हैं बल्कि उन्होंने दूसरों को भी कंफ्यूज कर दिया है और एक किस्म के वो खुद मद्दे मुकाबिल आ गए हैं अब मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ है कि बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फार्मूला तय कर लिया है, एक पॉलिसी तय कर ली है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से मुकदमात ऐसे होंगे जिनको तरजीही बुनियादों के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसमें जो ये पॉलिसी सामने आई है, सबसे पहले तो ये कहा गया जी कि वो मुकदमात जिनका फ़ैसला कानूनी तकाजा है इन्हें सबसे पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा, कानूनी तकाजे से क्या मुराद? मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि लोअर कोर्ट में मामला वगैरह चल रहा है, केस वगैरह चल रहा है, सज़ा के करीब है, या कोई इस तरह का ज़मानत का केस है या टैक्स वगैरह का कोई केस है, तो उनको बेसिकली कानूनी लेवल के ऊपर वो इस जगह पर होंगे कि फ़ैसला आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि इमरान खान साहब के जो हाई कोर्ट में मुकदमात चल रहे थे, तो एक तरफ इमरान खान साहब ने ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त दायर की हुई थी हाई कोर्ट में, तो दूसरी तरफ ट्रायल चल रहा है। तो अगर वो ट्रायल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ट्रायल रोकने की दरख्वास्त के ऊपर फैसला आता है तो फिर तो उस फैसले का कोई वक़्त ही नहीं रही। तो कानूनी एतबार से उसका फ़ैसला पहले आना चाहिए, उसे तरजीह दी जानी चाहिए, तो यानी कि वो मुकदमा पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपके सामने रखी। तो बहरहाल एक तो ये कह दिया गया जी कि कानूनी तकाजा जो होगा उन्हें सबसे पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। फिर इसके बाद टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को भी तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। टैक्स के मुकदमात और इलेक्शन तनाज़ात से रिलेटेड मुकदमात भी, क्योंकि इलेक्शंस की जो एक्टिविटी भी होती है, ज़ाहिर सी बात है पोलिंग डे की अनाउंसमेंट के बाद और फिर जब जिस दिन इलेक्शन होगा उससे पहले पहले इलेक्शन तनाज़ात के फ़ैसले आने चाहिए। जो भी आपस में मामलात वगैरह अपीलें वगैरह हैं, कागज़ात नामज़दगी किसी के रिजेक्ट होते हैं तो वो ऊपर कोर्ट तक आता है। तो इस सूरत में अगर इलेक्शन होने के बाद उनकी अपीलों पर अगर फ़ैसले हों तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वजह से टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमों को भी तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। फिर इसके अलावा ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के मुकदमात भी, उनको भी तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा 10 साल तक सज़ा के फ़ौजदारी मुकदमात को भी तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। एक ही फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद दरख्वास्तों वाले मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। तो ये कुछ जो पॉलिसी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें काम कर रही थी और ये पॉलिसी बनाई गई है और ये पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई है। और चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास अब नहीं है अकेले, बल्कि 3 रुकनी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। तो वो जो 3 रुकनी कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा भी हैं, जस्टिस जाजुल एहसन है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, तो इस कमेटी के पास भी ये पॉलिसी गई है और इन्होंने भी इसकी बाकायदा तौर पर जो मंजूरी है वो दे दी है। यानी कि अब इस सीक्वेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो तरजीही मुकदमात हैं इनको देखा जाएगा, इनको सुना जाएगा। तो ये बड़ा अहम स्टेप था जो कि उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अदालती फ़ैसलों के हवाले से बड़ा एक दिलचस्प सा तबसरा सामने आया है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के
जिस तरीके से हाई कोर्ट में मुकदमात पेंडिंग और फ़ैसले महफूज और कईयों के फ़ैसले बाद में आए, सारा आपके सामने वो डिटेल तो है, उनमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सा ये तबसरा है। और ख़ास तौर पर ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस वक्त चल रहा है, तो पाकिस्तान चूँकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हार रहा है मैचेस, तो उसके ऊपर ये तबसरा हुआ था और इसको पाकिस्तानी अदालतों से जोड़ा गया। तो ये मुख्तसर सा है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो ये पहले जी एक ट्विटर अकाउंट है सुहेल अहमद के नाम से, वो लिखते हैं जी कि वर्ल्ड कप जीतने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, एम्पायरों की जगह पाकिस्तानी जज तैनात कर दिए जाएं। तो ये उन्होंने लिखा है। इस पर साकिब बशीर साहब हैं, उन्हें वो लिखते हैं जी कि कौन कौन से जज ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं। तो ये वो असल सवाल था जिसके ऊपर फिर सुहेल रशीद साहब हैं, उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो ट्वीट है वो किया। उन्होंने कहा जी कि एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अफ्रीका के ख़िलाफ़ रिव्यू को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसले तक वर्ल्ड कप का बाकी शेड्यूल मुअत्तल कर दें, फिर केस का फ़ैसला 2027 के आलमी कप तक महफूज रखें और जब वो शुरू हो जाए तो 2023 वाली गैर मौसर होने पर निपटा दें। वैसे 2031 के कप तक भी इनकी सर्विस है। तो 231 तक इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गालबन रिटायरमेंट डेट जो है वो 231 तक है। तो बहरहाल ये इनका एक इसके ऊपर अपना जो तबसरा था वो इन्होंने दिया और बेसिकली वही चीज़ कि इवन के तोशा खाना में भी देखा कि वही फ़ैसले चैलेंज हुए हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट से फ़ैसले नहीं आए और ट्रायल कोर्ट से इमरान खान साहब को जो सज़ाएं हैं वो भी सुना दी गई। जो एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तरजीही बुनियादों पर अपना ये डिसाइड किया है, तो उस हवाले से इन्होंने बेसिकली जो अपना तबसरा था वो ये दिया है। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि समझा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट कर देंगे, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, बल्ले का जो निशान है वो उनसे ले लिया जाएगा, बल्ले के निशान पर उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। इवन के इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं उन्हें भी इवन के वो कन्वेंशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उन्हें वो भी नहीं करने दी जाती, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर ये एक और अदनान आदिल साहब हैं, इनकी ट्वीट पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर ये सारी चीज़ों को लिंक करूँगा कैसे इमरान खान साहब को अब नहीं रोका जा सकेगा और ये कह दिया गया कि इमरान खान साहब को वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये लिखते हैं जी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ नफसियाती जंग जारी है, इनके हामियों के हौसले पस्त करने इनमें मायूसी फैलाने के लिए बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर वोटर बड़ी तादाद में वोट डालने चले गए तो नवाज शरीफ और इनकी पार्टी की शिकस्त यकीनी है। ये नहीं, ये जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, एक किस्म का वोटर को उनके हौसले और उनकी उम्मीदों को ख़त्म करना है कि भाई वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ ही है, जो कुछ मर्जी कर रहे हैं। और आप देखें जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं तो तब से क्या एक बात कही जा रही है कि डील हो गई है और नवाज शरीफ ही वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल गया है और ये हो गया है और वो हो गया है, नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है। तो एक तासुर ये बन रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो अगर इमरान खान साहब के वोटर्स या अवाम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं मेंटली तौर पर ही पहले से ही कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, यानी कि अगर नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना तो फिर हमें वोट देने की क्या ज़रूरत है, तो वो जो वोटर है वो बाहर ही ना निकले। तो वोटर बाहर नहीं निकलेगा, जितना टर्न आउट कम होगा और उतना इनको फ़ायदा होगा और उतना आसानी से ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो असल ये मकसद है, ये जो अदनान आदिल साहब ने ट्वीट भी किया है। तो अगर वोटर्स निकल जाते हैं, टर्न आउट 50% से ऊपर हो जाता है, तो फिर कोई सूरत नहीं है कि आप इमरान खान साहब को हरा सकते हैं। इवन के धांधली करके भी अभी भी जो आप काम कर रही हैं, ये भी प्री पोल रिगिंग है कि पीटीआई को कुछ भी सियासी एक्टिविटीज़ ही ना करने दी जाएँ। अभी कल जमात इस्लामी का जो एक मुजाहरा या एहतजाज वगैरह था जो फ़लस्तीन के हक़ में वो इस्लामाबाद रेड जोन में कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको नहीं करने दिया गया, उनको पकड़ा गया। लेकिन ये वही फिर रेड जोन था कि जब नवाज शरीफ आते हैं तो उनके कारकुनान होते हैं, JUI के कारकुनान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, तो उनको नहीं रोका जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इनको रोका जा रहा है। तो बहरहाल दो अहम मुल्कों से पैगामात हैं, एक तो अमरीका और बरतानिया, और ये निगरान हुकूमत को पैगाम दिया गया कि वो ये चाहते हैं कि इन इंतखाबात में किसी भी सबको हिस्सा जो है वो लेने दिया जाए, किसी को भी आउट ना किया जाए। तो
ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्ट मैसेज ही है ये, लेकिन असल में इसमें जो छुपा हुआ पैगाम है वो यही है कि किसी को भी बाहर ना रखने का मतलब कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि उनको अगर इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए तो इस तरीके से नहीं करना। तो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो एक प्रेशर है वो मौजूद है और ये जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाए गए हैं। और फिर उसके बाद ख़ास तौर पर अंदरूनी तौर पर पीपल्स पार्टी भी और मौलाना फजल रहमान भी ख़ास तौर पर जब से उनके साथ हाथ हुआ और नवाज़ शरीफ अब उनकी नहीं सुन रहे तो वो भी अब ये कह रहे हैं जी कि कोई भी सियासी जमात जो है वो इलेक्शन से बाहर नहीं होगी, सारे इलेक्शन में होंगे। और इस हवाले से कुर्बतें भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुलाकात भी हुई और फिर पीपल्स पार्टी के भी बयानात सामने आए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक उनकी कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया है कि आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों के साथ जो राब्ते हैं वो शुरू होंगे। लेकिन ये राब्तों में आपको ये बात बता दूँ, राब्तों का ये मतलब नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पीपल्स पार्टी या मौलाना से इत्तेहाद करने जा रही है। मकसद ये होगा कि ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो एटलीस्ट इन मुलाकातों के बाद कुछ ना कुछ जो स्पेस है वो मिलेगी और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए कुछ सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। तो एलामिया जारी हुआ और इस एलामिया के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला किया गया जी कि सियासी जमातों से राब्ते करने हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल, सियासी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। कायदीन के पीपल्स पार्टी कायदीन के लेवल प्लेइंग फील्ड और पीटीआई के इंतखाबी अमल में शमूलियत के बयान का भी जायज़ा लिया गया। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी का पीटीआई की शमूलियत के बगैर इंतखाबात तस्लीम ना करने का बयान दुरुस्त सोच का अकास है। इजलास में कहा गया जी आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएँ। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि लंदन मुआहदे के तहत किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने के मनफी असरात होंगे। इजलास में यह भी कहा गया कि इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और बिला ताख़ीर इनेकाद के लिए हर मुस्बत किरदार का खैर मकदम करेंगे। तो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब ने की और उसके बाद पीपल्स पार्टी का ये बयान आना, फिर इंटरनेशनल प्रेशर और अंदरूनी तौर पर भी, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अवाम का प्रेशर। और अगर अवाम निकलती है और वो बिल्कुल मायूस या बददिल नहीं होते कि जो एक तासुर बन रहा है जी कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और एक मरतबा अवाम निकल गई, 50% से ज़्यादा टर्न आउट हो गया, तो इमरान खान साहब को सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, बेशक धांधली ही क्यों ना कर ली जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही, बिल्कुल भी नहीं मानी जा रही। 2 लेटर्स उनके सामने आ चुके हैं कि उन्होंने निगरान हुकूमत को लिखे हैं जी कि ये जो तबादले हैं कुछ किए जाएं अफसरान के, एक तो डीसी और आईजी के हवाले से। कल भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि इन दोनों के तबादले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ख़त लिखा है। और बुनियादी तौर पर होता ये है कि इलेक्शन से पहले ये तबादले इसलिए होते हैं ताकि एक न्यूट्रल पर्सन जो है वो आए, और निगरान हुकूमत से चूँकि पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी के फिर जो अफसरान हैं वो तैनात किए होते हैं, तो निगरान हुकूमत जब आती है तो फिर वो तब्दील करती है क्योंकि इलेक्शंस में न्यूट्रल लोग जो हैं वो होने चाहिए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 लेटर उनके सामने आए हैं कि उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निगरान हुकूमत इन अफसरान को तब्दील नहीं कर रही, आईजी और इसके अलावा डीसी इस्लामाबाद। तो बहरहाल इसके ऊपर फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट सामने आ गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 31 तारीख तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है या सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है, क्योंकि वो ही ये तमाम तर चीज़ें कर रहे होते हैं, वो इसके ऊपर अमल दरामद करके जो रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए, यानी कि तबादले करे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया भी कि आखिर इतना डिले क्यों किया जा रहा है, क्यों ये जो तबादले हैं वो नहीं किए जा रहे, हालांकि जो तबादले हैं वो होने चाहिए थे। आखिर में नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक ख़बर है नवाज़ शरीफ की अपीलों के हवाले से। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जो अपीलें बहाल हुई हैं, क्योंकि जो फ़ैसला आया है उसमें जस्ट यही था कि नवाज़ शरीफ की अपीलें बहाल हो गई हैं, उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, लेकिन रीज़न्स उसमें सामने नहीं आई क्योंकि बड़ी जल्दी से ये फ़ैसला सुनाया गया नवाज़ शरीफ की जो अपीलें थी। तो इसमें कुछ सवालात उठ रहे हैं कि क्या उनकी ये जो अपीलें बहाल हुई हैं इससे क्या उनकी सज़ाएँ मुअत्तल करके उनकी ये अपीलें बहाल की गई हैं, पहला। और ये जो फ़ैसला है जब तक रिटर्न नहीं आता तब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो वैसे एक ज़ुबानी सुनाया गया था ऑर्डर या शॉर्ट ऑर्डर उसको कहें, उसमें ये चीज़ नहीं बताई गई। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये कि क्या पंजाब हुकूमत ने जो नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है
क्या पंजाब हुकूमत के उस इक़दाम को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे कानूनी कह दिया गया? क्योंकि बाज़ कानूनी माहिरीन की राय भी है, इस पर भी मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ, कानूनी हवाले दे चुका हूँ कि ऐसा पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती थी, पंजाब निगरान हुकूमत। और फिर इसमें तीसरा ये भी है कि चूँकि ये 2 रुकनी बेंच था, तो दूसरे जज साहब जो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई इख्तलाफ तो नहीं किया या कुछ पॉइंट्स के ऊपर उनका इख्तलाफ तो नहीं है? तो ये सारे सवालात इस वक्त पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया। तो ये जो वजूहात हैं, ये जो सवालात हैं, ये आंसर नहीं हो सकी हैं। जहांगीर तरीन के हवाले से आखिर में आपको बताता चलूँ, खानेवाल में फ्लॉप तरीन उन्होंने जलसा किया था। नून लीग वाली हिकमत अमली उन्होंने अपनाई, कुर्सियों के ऊपर 2-2 झंडे उन्होंने लगाए हुए थे कि ज़्यादा तादाद में लगें, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम तरीन जलसा था। कन्फ्यूज़ थे वो, अलीम ख़ान भी कन्फ्यूज़ थे, साफ़ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब का बुग़्ज़ है उनमें, और कोई हिकमत अमली किसी चीज़ की नहीं थी। तकरीर भी उनकी कन्फ्यूज़ थी। एक तरफ इमरान खान साहब के हवाले से वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने उनको रोका और वो तरक्की नहीं कर सके पाकिस्तान, और फिर वो PTI के लोगों को भी साथ मिलाना चाहते थे, और फिर उसके बाद वो नून लीग के हवाले से भी कहते हैं जी कि उनका मुकाबला तो नून लीग के साथ है। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजिंग सा था, नून लीग के साथ है। तो फिर इसी तरीके से अलीम ख़ान साहब जो हैं वो अपने मंशूर का कहते हैं जी कि बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे और किसानों को ये देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। हालांकि बिजली किस तरीके से आप दे सकते हैं, IMF की जो शराइत हैं शायद वो उनको मालूम नहीं है। तो बिल्कुल कोई प्लानिंग भी नहीं थी, बस यूं ही हवा में तीर जो है वो इनकी जानिब से तकरीरों में उड़ाए गए, और बिल्कुल जलसा था भी फ्लॉप, लोग भी नहीं थे। और ये भी कुछ वीडियोस वगैरह सामने आ रही थी कि शायद कोई पैसे देकर लेकर आए हैं या अपने फैक्ट्री के लोगों को ये यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब के अगेंस्ट जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम ATM ज़ैकिया का इल्ज़ाम इमरान खान पर नहीं लगाए गए, लेकिन साबित हो रहा है कि इमरान खान को आपने छोड़ा तो आपकी अपनी वैल्यू इस वक्त 0 हो चुकी है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।